हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो बुक आया है नया मार्केट में उसे हम सॉल्व कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 4 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे और ये जो सेट है सभी स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण होंगे। इसमें प्रत्येक सेट में सभी चैप्टर से और सभी टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेट होने वाला है वो टेस्ट है 5। इसके पहले 4 सेट वीडियो यूट्यूब पे आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जाकर देख लें। इसका आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको वो टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 5 का, दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बतलाना है। दार्शनिक विषय से बौद्ध ग्रंथ का नाम बतलाना है। बात किया जाए अगर बौद्ध ग्रंथ का, तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। अगर बात किया जाए प्रथम बौद्ध संगीति का, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई थी। उसी समय सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। अगर बात किया जाए सूत पिटक का, तो सूत पिटक के संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। प्रमुख शिष्य आनंद के द्वारा सूत पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। वही विनय पिटक का संकलन उपालि के द्वारा किया गया। बात किया जाए अगर सूत पिटक का, तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया मूल विचार था। सूत पिटक में बौद्ध धर्म द्वारा दिया गया मूल विचार को सूत पिटक में लिखा गया। वही अगर बात किया जाए विनय पिटक का, तो विनय पिटक में संघ के नियम की वर्णन की गई है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित किए जाते हैं। बिल्कुल यह सही है। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को वेद त्रयी में सम्मिलित किया गया है। वेद त्रयी अर्थात 3 वेद में ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को सम्मिलित किया गया है। बात किया जाए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर यजुर्वेद का बात किया जाए तो यजुर्वेद है वो धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित वेद कहलाता है यजुर्वेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, छंदोग्य उपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। उपनिषद में सबसे प्राचीन जो है वो है छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है, अस्तोमा, सदगमा, तमसोमा, ज्योतिर्गम्य श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? मानव सभ्यता का विकास होलोसीन युग में हुआ था। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, होलोसीन युग में। नेक्स्ट है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित करें। दीवाने अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था। दीवाने अर्ज का बात किया जाए तो दीवाने अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से। दीवाने रसालत का संबंध विदेश और धार्मिक मामलों के विभाग से था। दीवाने रसालत का संबंध विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था। अगर बात किया जाए दीवाने इंसा का, तो दीवाने इंसा संचार मंत्री हुआ करते थे। दीवाने विजारत का संबंध वित्त विभाग से था। दीवाने विजारत का संबंध वित्त विभाग से था। अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, CBDA। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए यहाँ पे 2-3 और देखते हैं। दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही का गठन, दीवान ए अमीर ए कोही का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और यह जो था वो था कृषि विभाग से संबंधित, कृषि से संबंधित था दीवाने अमीर ए कोही। अगर बात किया जाता दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज जो टैक्स कलेक्शन से संबंधित था और ये लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर बात किया जाए दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात का, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहमन शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज
का निर्माण किया। दो चीज़ ध्यान देने योग्य है, बहमन शासक। अगर बात किया जाए बहमनी साम्राज्य का, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। वही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होते हैं हरिहर और बुक्का, और 1347 में बने बहमनी साम्राज्य का संस्थापक होता है हसन गंगू। अगर बात किया जाए दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टूटे थे ये राज्य। अगर बात यहाँ पूछा गया है बहमन शासक में जिसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया, तो गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद आदिल शाह ने कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया। ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। हालांकि शेर शाह के समय में चांदी के सिक्के को रुपया के नाम से जाना गया था। रुपया के नाम से जाना गया था शेर शाह सूरी के समय में चांदी के सिक्के को। यहाँ पे बिस्वा का मतलब होता था चांदी का सिक्का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तुंगभद्रा नदी बात किया गया है विजयनगर शासक का, तो विजयनगर शासक में चार वंश का शासन होता है, और वो है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आर्वेडु वंश। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आर्वेडु वंश, जिसके अंतर्गत तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने का कार्य देवराय प्रथम के द्वारा किया जाता है। देवराय प्रथम जो संगम वंश के से संबंधित थे। देवराय प्रथम के समय में ही एक याद रखना है निकोलो कॉन्टी का आगमन देवराय प्रथम के समय में होता है। अगर बात किया जाए कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के से संबंधित थे और तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कृष्णदेव राय जब बाबर का भारत पर आक्रमण होता है तो उस समय बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन किया गया है कि अर्थात कृष्णदेव राय दो प्रमुख हिंदू शासकों में से एक सबसे महत्वपूर्ण हिंदू शासक थे। कृष्णदेव राय का वर्णन बाबर ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, देवराय प्रथम के समय में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित की। उर्दू को राज्य की राजभाषा घोषित करने वाला पहला शासक जो था वो था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उर्दू को अपना राज्य भाषा घोषित किया था। बात किया जाए बिहार का, तो बिहार के द्वारा 1984 ईस्वी में बिहार के द्वारा उर्दू को राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है उर्दू को बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। अगस्त प्रस्ताव का बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है 1943 में। वही मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस का मनाया जाना होता है 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। यहाँ पूछा गया है काल के क्रम अनुसार बतलाना है, तो सर्वप्रथम जो होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना, तो हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा 1939 का, अर्थात मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, यानी कि 1, 4, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, आज़ाद हिंद फौज का गठन 43 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बतलाना है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बतला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए? अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था दलितों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, और इसके तब B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में थे, और यरवदा जेल में होने के कारण महात्मा गांधी जी के तरफ से जो सिग्नेचर करने का काम होता है वो किए थे मदन मोहन मालवीय। तो नाम याद रखना है। पूना पैक्ट में सिग्नेचर करने वाले कौन थे, अर्थात महात्मा गांधी की तरफ से कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे।
ऑप्शन हो जाएगा डी, दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय अगर बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होता है 1848 से 56 तक। 48 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी का समय होता है। वही लॉर्ड लिटन का बात किया जाए तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य में अगर देखा जाए तो लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट लगाया था 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया तथा ICS की जो परीक्षा की एज होती थी उसे 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था लॉर्ड लिटन ने ही। लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था। अगर बात किया जाए लॉर्ड डफरिन का, अगर लॉर्ड डफरिन का बात किया जाए तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर बात किया जाए लॉर्ड कर्जन का, तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय को आयोग का कार्यकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? अकाल संहिता कब प्रसारित की गई थी? तो अकाल संहिता आया था 1883 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 1922 के सारा बंदी अर्थात कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोई कर नहीं का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात किया जाए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर को और इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जब भारत की स्वतंत्रता होती है तो उस समय देशी रियासतों की संख्या होती है 552 देशी रियासत को सम्मिलित करने का अर्थात बिखरे हुए देशी रियासतों को एक में पिरोने का काम जो करते हैं वो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ सहयोगी रहते हैं VP मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्य योगदान होने के कारण इनका जन्म तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर देखा जाए स्वतंत्रता के पूर्व, तो स्वतंत्रता के पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कराची में होती है, जिसके में प्रथम बार मूल अधिकार की मांग की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बुक याद रखना है, गांधी नेहरू और सुभाष। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बुक था। अगर बात किया जाए चित्तरंजन दास का, तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक होते हैं और जिसका स्थापना 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी का संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास का एक बुक याद रखना है, इंडिया फॉर इंडियंस बुक लिखा गया वो था चित्तरंजन दास एक पेशे से वकील थे और उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष के बचाव पक्ष का वकालत की थी, अर्थात अरविंद घोष को बचाए थे अलीपुर षड्यंत्र केस से। अलीपुर षड्यंत्र से अरविंद घोष को बचाने वाले थे चित्तरंजन दास। अगर बात किया जाए भगत सिंह का, तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक 1926 में भगत सिंह द्वारा किया जाता है तथा HSRA में भी इनका प्रमुख योगदान रहता है। भगत सिंह का बात किया जाए तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है भगत सिंह को। बात किया जाए महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी से पहले भी कितने बार बुक और सभी चीज़ वर्णन कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे स्किप करते हैं। दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में बुक लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखा 1867 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा इसमें ही धन के निष्कासन सिद्धांत को दिए। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी ने भारत का सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की 1867 में और बतलाया प्रति व्यक्ति औसत जो है वो है 20 रुपये। ठीक है। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी का, तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी तथा ब्रिटिश विधानसभा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बनते हैं दादा भाई नौरोजी। 1892 में फिंसबरी से चुनाव लड़ते हैं और उदारवादी पार्टी की तरफ से दादा भाई नौरोजी
नेतृत्व कर रहे होते हैं? दादा भाई नौरोजी। अगर बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखा, वो है गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। तथा 2 पत्रिका मराठा और केसरी निकाले थे। इनके द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया जाता है, अखाड़ा और लाठी क्लब स्थापित किया जाता है। तथा बाल गंगाधर तिलक से ही याद रखना है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अगर बात किया जाए सर सैयद अहमद खान का, तो सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1888 ईस्वी में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा 1926 में की गई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1926 में किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है वो है 16। कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है कौन सा मौलिक अधिकार? बात किया जाए अगर मौलिक अधिकार का, तो हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और यह मौलिक अधिकार लिया जो गया है वो लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, जिसमें 6 प्रकार के अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की चर्चा है। हालांकि संविधान में, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा थी। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसे विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। वही बात किया जाए अगर भारत में मौलिक अधिकार का, तो 6 प्रकार के हैं और वो हैं 14 से अगर 18 तक बात किया जाए, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। वही 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का वर्णन किया गया है। 22 में ही निवारक निरोध का वर्णन किया गया है, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगर बात किया जाए संयुक्त संसदीय समिति अर्थात JPSC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। ये था 59वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। 1989 के तहत 59वां संविधान संशोधन जो था उसमें राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से बढ़ाने की व्यवस्था की गई। अगर बात किया जाए भारत में राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, घोषणा किया जाता है और लागू जो होता है वो होता है 365 के तहत। अगर बात किया जाए भारत में आपातकाल, तो आपातकाल 3 प्रकार के आपात होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए नए कार्यक्रमों के निर्माण पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी करता है? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन की। ऑप्शन हो जाएगा बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन का गारंटी देता है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, यह बिल्कुल गलत है। अगर बात किया जाए उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 129 के तहत। वही अगर बात किया जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा तो वो हो जाएगा 215 के तहत। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है अनुच्छेद 129 के तहत। वही
उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है 215 के तहत, अर्थात ऑप्शन 1 जो है वो हमारा गलत है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता आता है। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 143 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 136 में, अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही नहीं है। अनुच्छेद 124 में अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 में, और अभिलेख न्यायालय का वर्णन 129 में किया गया है, अर्थात ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। 20 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। 20 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य से पूरे वर्ष चलने वाली पवन को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पछुआ हवा। ऑप्शन हो जाएगा ए, पछुआ हवा। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा यह सिक्किम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरवा। अन्नपूर्णा का बात किया जाए तो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा यह भी पीओके वाला एरिया में स्थित है, पीओके एरिया में स्थित है कंचनजंगा। अन्नपूर्णा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाता है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा अर्थात ढाल को दिखाने के लिए हैच्योर लाइन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, हैच्योर लाइन का। आइसोहाइट का बात किया जाए तो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले रेखा को आइसोहाइट दिया जाता है। वही आइसोबार समान दाब को मिलाने वाले क्षेत्रीय रेखा को आइसोबार कहा जाता है। यहाँ पे है समान नक्शे पर ढाल को दिखाने वाले खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है हैच्योर रेखा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 25। हम लोगों ने आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आधा क्वेश्चन और है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? तो यह है अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वह प्रोड्यूस करेगा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध करेगा? किसका औचित्य सिद्ध करेगा? तो ब्रह्मांड के अस्थायी कणों के प्रतिरूप का, ब्रह्मांड के अस्थायी कणों के प्रतिरूप का औचित्य सिद्ध करेगा हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स। नेक्स्ट है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग संबंध में कौन सा सही है? जंग के बारे में बतलाना है कौन सही है। यह एक मूल तत्व है तो नहीं, जंग मूल तत्व नहीं होता है, यह यौगिक होता है। Fe2O3 होता है। अगर बात किया जाए जंग का तो फॉर्मूला होता है Fe2O3 अर्थात यह एक यौगिक है। लोहा और धूल का मिश्रण होता है, बिल्कुल नहीं। जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है, नहीं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हैबर प्रोसेस में अमोनिया के उत्पादन में किसका यूज किया जाता है? तो लोहा को। ऑप्शन हो जाएगा बी, लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अगर बात किया जाए कोष का तो KLMN होते हैं और फॉर्मूला जो है वो है हमारा 2n², यानी कि एक n की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे n के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि हो जाएगा 8। L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। अगर m का बात किया जाए तो 3 तिया 9, 9 दूना 18। अगर 4 का बात किया जाए 4 चौका 16, 16 दूना 32। इस प्रकार से जो होता है वो होता है KLM में। अगर बात किया जाए K में तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पूछा गया है M कोष में, तो M कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध नहीं है? क्षारीय मृदा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन हो जाएगा डी, पोटेशियम।
नेक्स्ट देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मृदु क्षारक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मृदु क्षारक। कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है एलोसोम। एलोसोम लिंग निर्धारण में कार्य करता है। वही ऑटोसोम का बात किया जाए तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है और एलोसोम की संख्या 1 जोड़ी होती है। 22 जोड़ा ऑटोसोम और एलोसोम 1 जोड़ा। नेक्स्ट है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजिला है तो वह क्या कहा जाता है? सिर पर सिर्फ एक फ्लैजिला है तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा मोनोट्राइकस। ऑप्शन हो जाएगा बी, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस कहलाता है। कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा? तो संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, त्वचीय पेंशन होता है किसके द्वारा? त्वचीय पेंशन होता है केचुआ में। त्वचीय पेंशन होता है केचुआ में। पक्षियों में बात किया जाए तो फेफड़ा के द्वारा होता है। इंसानों में फिर फेफड़ा होता है। मछली में गिल्स होता है। और अगर बात किया जाए कीट में तो कीट में ट्रैकिया होता है। कीट का श्वसन अंग ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया कहलाता है कीट का श्वसन अंग। पक्षियों का फेफड़ा, केचुआ का त्वचीय श्वसन और इंसान में भी फेफड़ा और मछली में गिल्स होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है या पेट में एकमात्र अम्ल पाया जाता है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है। वो होता है पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा। पश्च मस्तिष्क का अगर बात किया जाए तो पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। उल्टी की अनैच्छिक क्रिया अर्थात इनकंट्रोल्ड रिएक्शन, इनवॉल्यूंट्री रिएक्शन का बात किया जाए तो कंट्रोल करता है पश्च मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा समूह में कौन सा क्या नहीं पाया जाता है? बात किया जाए टेरिडोफाइटा का तो टेरिडोफाइटा में इसमें से जो नहीं पाया जाता है वो हो जाएगा पुष्प नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वस्तु मुद्रा। ऑप्शन हो जाएगा बी, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के समृद्ध एवं विविधपूर्ण जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। बात किया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो 1951 से 56 और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रमुख बांधों और डैम का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, किसानों के लिए डैम का निर्माण करवाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। जैसे तुंगभद्रा नदी पे, हुगली नदी पे, सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय करवाया गया था। नेक्स्ट है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? बात किया जाए अमृता बिश्नोई का, पूरा नाम है अमृता बिश्नोई, उन्हें प्यार से बिश्नोई भी बुलाया जाता है। तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों के संरक्षण से है बिश्नोई आंदोलन। उसी तरह से याद रखना है चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन का बात किया जाए तो 1973 में और एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में किया गया वृक्षों के संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात किया जाए 44 का तो कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? तो वो होगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन
बात किया जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का नेहरू नासिर टिटो के द्वारा 1961 में बेलग्रेड की राजधानी यूगोस्लाविया में प्रथम सम्मेलन होता है। यूगोस्लाविया 1961 में, ऑप्शन हो जाएगा बी 1961 में। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अगर बात किया जाए गद्दी जनजाति का, तो गद्दी जनजाति का मुख्य जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। थारू जनजाति का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से है। थारू जनजाति, सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है, अर्थात इनमें सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमलर्ड्स वर्ष किसने घोषित किया। 2024 को इंटरनेशनल कैमलर्ड्स वर्ष घोषित किया गया यूएन के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलर्ड्स। वही 2023 को अगर बात किया जाए तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था वो था मोटे अनाज को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय कैमलर्ड्स वर्ष 2023। नेक्स्ट है एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बात किया जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर बात किया जाए इसका स्थापना कब, तो इसका स्थापना 2010 में होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना 2010 में नई दिल्ली में किया जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अभी हेड वर्तमान में कौन है, तो वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के हेड अभी हैं प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्यालय का बात किया गया था तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन हो जाएगा सी जयपुर में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष में से प्रारंभ हुआ। योगा दिवस मनाए जाने लगे हम लोग 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन 2015 से किया जा रहा है 21 जून को, क्योंकि 21 जून में को ही उत्तरी भारत में जो सूर्य होता है देर तक चमकता है 21 जून को, अर्थात दिन की अवधि रात की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। तो ये मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 70 से 80% वैसे लड़के हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए, थैंक यू सभी का।